India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कर पाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कलेक्टर को ईडी समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका। अब कलेक्टरों को ईडी के बुलाने पर होना होगा पेश। कलेक्टर को ईडी समन का तमिलनाडु सरकार ने किया विरोध। उपचार पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पतंजलि आयुर्वेद और एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से लगाई फटकार। पूछा क्यों न जारी हो अवमानना नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग अतिक्रमण पर की चिंता जाहिर। कहा अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई हो, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई जारी रखने पर लगाई रोक। India Legal presents Courts Roundup. तमिलनाडु अवैध रेत खनन घोटाले के मामले में 5 जिला कलेक्टर को समन करने पर तमिलनाडु हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन घोटाले के मामले में ईडी कार्रवाई को हरी झंडी दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने खनन घोटाले के मामले में कलेक्टरों को समन पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अब 5 कलेक्टरों को ईडी के बुलाने पर पेश होना होगा। ईडी द्वारा बताई गई अगली तारीख पर जिला कलेक्टरों को उपस्थित होना होगा और उनको जारी समन का जवाब देना होगा। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की रिट याचिका प्रथम दृष्टया गलत समझी गई प्रतीत होती है और कानून के प्रति गलत धारणा के तहत भी है। सोमवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कथित अवैध रेत खनन घोटाले के मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान फिर सवाल उठाते हुए तमिलनाडु सरकार से कहा आपने किस कानून के तहत ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल की। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कलेक्टर ईडी के समन से परेशान हैं तो कलेक्टर को कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को संसद के बनाए कानून का पालन करना होगा। राज्य के अफसरों को ये पता लगाने में ईडी का सहयोग करना होगा कि अपराध हुआ है या नहीं। दरअसल तमिलनाडु में कथित अवैध बालू खनन घोटाले की ईडी की जांच के संबंध में समन जारी किए गए थे। पिछले नवंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 5 जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी ऐसे समन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। हाईकोर्ट का कहना था कि प्रथम दृष्टया ईडी के पास राज्य के किसी भी जिला कलेक्टर को समन जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा ईडी के समन जारी करने को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल करने के अधिकार को लेकर उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था कि उनको इसका अधिकार ही नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ईडी की चल रही जांच पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पतंजलि आयुर्वेद द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं द्वारा टीकाकरण के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा
क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। उनको इस नोटिस पर 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि आखिर पतंजलि आयुर्वेद कैसे कह सकती है कि उसकी चीजें रसायन आधारित दवाओं से बेहतर हैं। एलोपैथी के खिलाफ विज्ञापनों पर पतंजलि आयुर्वेद पर सुप्रीम कोर्ट जमकर बरसा और पूछा कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने की हिम्मत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि आदेशों के बावजूद भी विज्ञापन प्रकाशित करना कहीं से भी सही नहीं है। कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह खुद अखबार लेकर अदालत आए। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस कर रहा है। अब हम एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप बीमारी को ठीक कर देंगे। हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारी चीजें रसायन आधारित दवाओं से बेहतर हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। 29 नवंबर 2023 को पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों और उसके स्वामी बाबा रामदेव के बयानों पर आपत्ति जताने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिखाई थी। बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों में एलोपैथी और उसकी दवाओं और टीकाकरण के विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने पतंजलि द्वारा एलोपैथ को लेकर भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि को फटकार लगाई थी। पीठ ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने एलोपैथ की दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ पतंजलि द्वारा कोई भी भ्रामक विज्ञापन, गलत दावा न करने को कहा है। कोर्ट ने आगाह किया कि न कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और न ही मीडिया में कोई बयान दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दा उठाया है उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक योजना कोर्ट के सामने रखे। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि द्वारा एलोपैथ के विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दाखिल कर उन पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आईएमई की तरफ से उन विज्ञापनों पर रोक लगाए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों NHAI मशीनरी केवल कागजों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने नियमित निरीक्षण और कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अनाधिकृत कब्जे अतिक्रमण न हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक ऐसी योजना लाने का निर्देश दिया जिसके तहत राजमार्गों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान हो, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना हो और अनाधिकृत कब्जे अतिक्रमण की सूचना देने वाली शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेना होगा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में राजमार्ग भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI द्वारा शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2002 के गैर कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा कि हम राजमार्ग प्रशासन को एक ऐसी योजना लाने का निर्देश देते हैं जो राजमार्गों के नियमित निरीक्षण, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण करने के बाद राजमार्ग प्रशासन को अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए NHAI अधिनियम की धारा 26 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना होगा ताकि राजमार्ग अतिक्रमण से मुक्त हो सके। 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को ये सुझाव देने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया कि शिकायत मशीनरी NHAI अधिनियम 2002 के तहत NHAI द्वारा बनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस इंटर्न्स की शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज उन्हें वजीफा का पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ मेडिकल स्टूडेंट द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस धूलिया ने मौखिक रूप से इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि कैसे मेडिकल कॉलेज इतनी भारी फीस ले रहे हैं और वजीफा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे किस तरह के मेडिकल कॉलेज हैं, वे 1 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं और वो वजीफा भी देने को तैयार नहीं है। या तो आप उन्हें भुगतान करें या आपके पास इंटर्नशिप नहीं है। गौरतलब है कि ये वही मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को शिकायत का जवाब देने का निर्देश दिया कि 70% मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स को कोई वजीफा नहीं देते हैं या न्यूनतम निर्धारित वजीफा नहीं दे रहे हैं। इनमें से एक रिट याचिका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट द्वारा दायर की गई। पिछले साल 15 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने एसीएमएस को मेडिकल इंटर्न को वजीफे के रूप में 25,000 रुपए प्रति माह का भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया। एसीएमएस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इसे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सीनियर वकील ने यह भी बताया कि संस्था को कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि इससे पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने नेशनल मेडिकल कमीशन को सारणीबद्ध चार्ज दाखिल करने और ये बताने का निर्देश दिया था कि क्या मेडिकल इंटर्न के लिए वजीफे की कमी के बारे में बयान सही है और एनएमसी इंटर्नशिप स्टाइपेंड के भुगतान के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन मुआवजे मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य उन नागरिकों को मुआवजा देकर दान नहीं कर रहा है जो सरकार द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहित किए जाने पर इस तरह के भुगतान के हकदार हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य और उसके साधन ये नहीं दिखा सकते कि ऐसे भूस्वामियों को मुआवजा देने में दयालु हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक को 20 साल तक भूमि का उपयोग करने के उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित करना और फिर मुआवजा देकर दयालुता दिखाना और ढोल पीटना कि राज्य दयालु रहा है, हमारे विचार में अस्वीकार्य है। भूमि अधिग्रहण के लिए नागरिकों को मुआवजा देकर राज्य कोई परोपकार नहीं कर रहा है। अदालत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या जीडीए के अधिकारियों के खिलाफ शुरू किए गए अवमानना मामले से निपट रही थी, जो कुछ भूमि मालिकों को पर्याप्त रूप से मुआवजा देने में विफल रहे थे, जिनकी भूमि 2004 में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीडीए को अवमानना नोटिस जारी करने के बाद ही दिसंबर 2023 में मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जीडीए ने अब भूस्वामियों द्वारा मांगी गई मांग प्रदान की है। अब अन्य टिप्पणियों के अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि जीडीए ने यह निष्कर्ष निकालने में 7 साल का लंबा समय लिया कि अधिग्रहित भूमि आवासीय भूमि नहीं बल्कि कृषि भूमि थी। अदालत ने कहा 20 साल की अवधि के लिए एक नागरिक की जमीन रखने के बाद राज्य या उसके तंत्र की ओर से ये तर्क देना कि भूमि मालिकों को लाभ हो रहा है कुछ अप्रिय है। हालांकि अदालत ने अदालत की अवमानना की कार्रवाई को बंद कर दिया क्योंकि ये प्रशंसनीय पाया गया कि जीडीए और अदालत में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच गलत संचार हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए बीजेपी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान विशेषाधिकार समिति को आगे की कार्रवाई को जारी नहीं रखना चाहिए और इसके पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा ने कहा था कि बीजेपी के निलंबित 7 विधायकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बिना देरी के खत्म हो जाएगी और उनका निलंबन असहमति की आवाज को खत्म करना कतई नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील सुधीर नंद्राजोग ने
ये कहा था कि विधायकों का निलंबन विपक्षी विधायकों के गलत आचरण के खिलाफ स्व अनुशासन की एक प्रक्रिया है। निंद्रा जोग ने 7 विधायकों की ओर से दाखिल याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विधानसभा अपनी गरिमा बनाए रखने को लेकर विवेक का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा था कि जब विधायकों ने उपराज्यपाल को माफी मांगते हुए पत्र लिखा तो उन्हें विधानसभा को भी ऐसा ही पत्र लिखना चाहिए। तब कोर्ट ने विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता से कहा था कि इस मामले को सुलझाएं और विधानसभा को सम्मान पूर्वक पत्र लिखें। सुनवाई के दौरान निंद्रा जोग ने कहा था कि निलंबित विधायकों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को निलंबित किए जाने को आम आदमी पार्टी के बहुमत के राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस मामले में विपक्ष के नेता भी बराबर के दोषी हैं, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। अगर असहमति की आवाज को बंद करना होता तो विपक्ष के नेता को भी निलंबित कर दिया जाता। निंद्रा जोग ने कहा था कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है और इस मामले में देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। विशेषाधिकार समिति की देर करने की मंशा नहीं है। किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले इन विधायकों का पक्ष सुना जाएगा। Our argument primarily was, if you have sent this matter to the Committee of Privilege, before the report of the Committee of Privilege comes, you cannot suspend us. This is one, because this is punishment before adjudication. 2, the punishment that you have given to us is highly disproportionate, because at the one hand you are marshalling us out, second, you are sending us to the Committee of Privilege, third, you are suspending us. So all the three at the one go. So this is disproportionate. Okay. And what were the arguments by the council for appears for Delhi Assembly Speaker, sir? Their argument primarily was, see, we questioned their right to suspend us. The argument that is advanced by them is they have done it because of self-preservation, self-discipline measure. That is primarily their arguments. इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मध्यस्थता का उल्लेख किया। गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कथित रूप से कोई भी मानहानि कारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के ये कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझने की संभावना है। समझौते के नियमों और शर्तों को दर्ज करने के लिए इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मामला अब मध्यस्थता के लिए 29 फरवरी को और अदालत के समक्ष 12 मार्च को सूचीबद्ध है। पिछले साल मई में समन्वय पीठ ने गंभीर के पक्ष में कोई भी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार किया था, लेकिन पाया कि उनके खिलाफ प्रकाशित कई लेख पंजाब केसरी द्वारा उनकी नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए शुरू किए गए जानबूझकर अभियान का संकेत है। पीठ ने कहा, समाचार लेखों को पढ़ने पर इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि इनमें से कई लेख प्रतिवादियों द्वारा अपने घटकों समर्थकों की नजर में वादी की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए शुरू किए गए जानबूझकर अभियान का संकेत देते हैं और इस अदालत की राय में प्रतिवादियों के प्रतिष्ठित और कद वाले अखबार को इस तरह के आचरण में शामिल होना शोभा नहीं देता। पंजाब केसरी उसके प्रधान संपादक आदित्य चोपड़ा और 3 पत्रकारों को समन जारी किया गया। हालांकि अदालत द्वारा कोई टेक डाउन आदेश या अंतरिम राहत नहीं दी गई है। गंभीर के मुकदमे में उनके खिलाफ कुछ दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रकाशन प्रकाशित करने के लिए अखबार से बिना शर्त लिखित माफी की मांग की गई। मुकदमे में कहा गया कि 23 नवंबर 2022 को अखबार को कानूनी नोटिस देने और गंभीर के कई खिलाफ कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन बंद करने के लिए कहने के बावजूद आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किसी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 89 के अधिभावी प्रभाव के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में किए गए एक फैसले में 2006 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट FSSA के सेक्शन 89 के ओवरराइडिंग इफेक्ट को हाईलाइट किया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर खाद्य के दोष के मामले में इंडियन पीनल कोड IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA के सेक्शन 89 को प्रधानता प्राप्त होती है, जो दोनों एक्ट्स के तहत साइमल्टेनियस प्रोसिक्यूशन को रोकता है। The dispute in this case arose from an FIR against the accused for alleged food adulteration and lacking a license to sell mustard oil. हाई कोर्ट ने मुकदमे को रद्द करने से इनकार किया और इसका सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। Accepting the accused argument that FSSA as a special enactment overrides other food-related laws, the Supreme Court emphasized the FSSA's supremacy. It clarified that Section 59 of the FSSA governing unsafe food is more stringent than IPC Section 272 and 273 as it doesn't require proof of intent. इस नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने IPC के आरोप को रद्द किया, लेकिन FSSA के तहत संभावनाओं को स्थायी किया। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.